बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक मुआहदा के हवाले से है। किसी भी प्रॉपर्टी का जब कोई मुआहदा होता है तो एक मुआहदे को किस तरह लिखना चाहिए कि ताकि कानूनी तौर पे अगर कोई कल जो है कोई डिस्प्यूट पैदा होता है उस प्रॉपर्टी के बारे में उस मुआहदे के हवाले से, तो लीगली तौर पे उसमें हम अपने आप को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। हम किस तरह का अगर हम उस मुआहदे को अदालत में लेके जाते हैं तो अदालत हमारे मुआहदे को माने और वो अदालत कहे कि जी ये कानून के मुताबिक, ये कानून के सारे तकाज़े पूरे करता है ये मुआहदा। आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि मुआहदा जब लिखा जाए तो किस अंदाज में लिखा जाए ताकि हम कह सकें कि ये मुआहदा कानूनी तौर पे हमारा सही लिखा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, ये कुछ हायर कोर्ट्स के जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मुआहदा के हवाले से, एग्रीमेंट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ये कुछ जो हायर कोर्ट्स के मुख्तलिफ फैसला जात में से वो जो निचोड़ निकाला गया है मुआहदा के हवाले से, जिसमें कानून ने माना है और ये होल्ड किया है कि इस तरह अगर मुआहदा लिखा जाए, ये जो चीज़ें मुआहदे में हों तो मुआहदा जो है वो कानूनी तौर पे वो मजबूत होता है। वो क्या हैं? सबसे नंबर वन जी, कानून ये कहता है कि मुआहदा बै में जायदाद की पूरी तफसील लिखना ज़रूरी है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग रूटीन में प्रॉपर्टीज़ के मुआहदे करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो इसलिए ये बातें आप जहन में रखें कि जब भी कोई मुआहदा आप किसी भी करें, किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी जायदाद का ख़रीदने के लिए हो, ठेके के लिए हो या और किसी भी किराएदारी के हवाले के लिए कोई भी एग्रीमेंट हो किरायानामा हो, या हम नॉर्मली तो हम मुआहदा बै की बात कर रहे हैं कि जी ज़मीन अगर ख़रीदनी हो तो उसमें ये कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मुआहदा बै में जायदाद की पूरी तफसील लिखी जानी चाहिए। सिर्फ गांव या शहर का नाम या किसी एक जगह का नाम नहीं लिखना जो है वो काफ़ी नहीं होता। ये कानूनी तौर पे ये एक प्रोटेक्शन है। कानून जो है, अदालतें ये बात कर रही हैं कि ये पूरी जायदाद की तफसील लिखनी चाहिए। नंबर 2 पे, अच्छा, इसमें जो मुआहदा लिखा जाना चाहिए वो किसी जो लाइसेंस होल्डर जो वसीका नवीस है उससे लिखाना चाहिए। जो वसीका नवीस जो होते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो एक तो स्टैम्प पेपर जो है वो सही निकलवाना चाहिए। नंबर 2, जो लिखवाना चाहिए वो जो है वो लाइसेंस होल्डर जो वसीका नवीस है उससे लिखवाना चाहिए, ताकि अगर कोई कल डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो वो जो वसीका नवीस है उसको बतौर विटनेस जो है, बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाना चाहिए, ज़रूरी होता है। अगर ये ना हो पेश वसीका नवीस, अगर वसीका नवीस से ना लिखवाया जाए तो और वो अदालत में पेश ना हो तो ये भी कानूनी तौर पे एक डेंट है उस मुआहदा के बारे में, और ऐसा मुआहदा कानून कहता है कि वो साबित नहीं होता। तीसरी बात है जी, इसमें मुआहदा बै के दोनों गवाहान को पेश किए बगैर मुआहदा साबित ना होगा। अब इस बात से दो बातें हैं। नंबर 1 कि जी मुआहदे की हमेशा 2 गवाह, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। किसी भी मुआहदा के 2 गवाह होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जब भी आपको मुआहदा लिखवाते हैं, किसी प्रॉपर्टी का लिखते हैं, तो उसमें आप 2 गवाहान ज़रूर लिखा करें और सिर्फ लिखा ही ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो वो दोनों गवाहान अदालत में पेश करने चाहिए, ताकि वो आके इस बात की गवाही दें कि वाकई ही मुआहदा उनकी मौजूदगी में, गवाह से क्या मुराद है? मुराद ये है कि ये मुआहदा जो है ये हमारी मौजूदगी में हुआ है, हमारे सामने हुआ है, लिखा भी हमारे सामने किया है, पैसे भी हमारे सामने दिए गए हैं इसमें। इस हद तक फ़लाँ जगह थी, फ़लाँ वक्त था, हम वहाँ बैठे थे और ये सारी जो है ये गवाह शहादत दी इस बात में। चौथे नंबर पे है जी के माल, अच्छा, कि अगर किसी शख्स को वो जो फ़रोख्त करने वाला है ज़मीन, अगर उसको मालकाना हकूक़ ना मिले हों, वो ज़मीन का मालिक ही ना हो, किसी भी मुआहदा को लिखने के लिए ये बात भी आपने ज़हन नशीन रखनी है, ज़हन नशीन करनी है कि ये ज़रूरी है कि अगर कोई आप किसी भी ज़मीन का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई मुआहदा करते हैं, कोई एग्रीमेंट लिखते हैं, तो ये आप श्योर कर लें कि जी वाकई ही वो जो शख्स जो आपको ज़मीन दे रहा है, ज़मीन बेच रहा है, वो ज़मीन का मालिक भी है। अब ये जो यहाँ पे जो असूल लिखा गया है, जो केस लॉ लिखा गया है, वो ये है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, मालकाना हकूक़ मिले नहीं हुए थे, वो ज़मीन आगे फ़रोख्त नहीं कर सकता था, और लोग जो है वो अपनी लाइल्मी में वो क्या करते हैं जी, कि वो कहते हैं जी कि क्योंकि ये ज़मीन का काबज़ है, ये मालिक भी होगा, हमें जो है एग्रीमेंट करके दे दें। ये एग्रीमेंट वो करवा लेते हैं। अगर ऐसी सूरत में एग्रीमेंट हुआ हो तो फिर भी वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट वो ठीक नहीं है, वो कानून। अगर वो डिस्प्यूट पैदा हो गया और अदालत में गया तो अदालत उस मुआहदे को
نہیں مانتی۔ اگلی ہے جی، کسی بھی گواہ نے بیان نہ دیا تھا کہ رقم اس کی موجودگی میں، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو گواہان ہوتے ہیں وہ اس حد تک کہ جی یہ معاہدہ لکھا بھی ہمارے سامنے گیا، اس کی رقم بھی ہمارے سامنے دی گئی، اور یہ ساری ٹرانزیکشن ہمارے سامنے ہوئی ہے، رقم کی حد تک بھی یہ بیان وہ گواہ دے، اس کا بھی گواہ ہونا چاہیے، اور گواہ جو ہے وہ اس کا معاہدے کا، اس میں اس کا نام تحریر ہونا چاہیے معاہدے میں، اس گواہ کا نام، پھر جا کے جو ہے قانون اس کو مانتا ہے۔ اچھا جی، لاسٹلی یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ بھی ایک ہولڈ کیا ہے کہ اگر تحریر کنندہ کو اور اسٹامپ فروش کو اگر بطور گواہ پیش نہ گیا ہے تو پھر بھی یہ معاہدہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، اور انہوں نے وہ دعویٰ خارج کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وثیقہ نویس یہ جو ہے تحریر کنندہ ہوتا ہے، اور اسٹیمپ فروش جو ہے وہ بھی اتھینٹک ہو، اس نے اپنا سارا اس کا ریکارڈ ہو، اتھینٹک سے مراد یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر کا ریکارڈ ہو سارا کہ واقعی ان پارٹیز نے آ کے یہ اسٹیمپ پیپر لیا تھا، اور ان کو بطور گواہ پیش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تھا جی معاہدے کے حوالے سے کہ چند ایک باتیں قانون کے حوالے سے جو سامنے رکھی ہیں، اگر جب بھی آپ کو معاہدہ لکھا کریں تو ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے معاہدے کو تحریر کریں تاکہ قانونی طور پہ آپ جو ہے وہ محفوظ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔